पर इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज प्रेस सब्सक्राइब का बटन है नीचे, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू। सुना होगा, इन्होंने पहले भी इंट्रोड्यूस किया था ये कुछ कि अस्थमा जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली इस सीज़न में बड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके कंट्रोल के लिए और लोगों में अवेयरनेस करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए कि उसको कैसे कंट्रोल रखा जाए ताकि वो आपकी ज़िंदगी को वो ट्रबल ना कर सके, तो उसके लिए प्रोग्राम है सिप्ला का ये, जो कि सारे हिंदुस्तान में शुरू हुआ है। बेरोग ज़िंदगी में इन्होंने बड़े फेमस फिल्म एक्ट्रेस हैं प्रियंका चोपड़ा, उनकी हेल्प लेके तो उसको कैंपेन को शुरू किया है और ये एक तरह से यात्रा शुरू की है जो कि सभी एरिया को कवर करेगी। और आज इसको चंडीगढ़ और उसके सराउंडिंग्स में उसको करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए उसकी आज बिगनिंग है। अस्थमा को ट्रीट करते हैं, हैंडल करते हैं, लेकिन हमारा भी यही उद्देश्य रहता है कि जो लोग हैं वो इसकी ट्रीटमेंट को प्रॉपर फॉलो कर सकें, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो इन्हेलेशन ट्रीटमेंट होती है और उस पर सबको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन रहता है, प्रॉब्लम रहती है कि इन्हेलेशन नहीं लेनी, उससे आदत पड़ जाएगी, उसमें और कई किस्म के साइड इफ़ेक्ट होंगे, बुरा लगता है देखने से, लोग क्या कहेंगे कि ये अभी बचपन से शुरू होगा, क्योंकि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में बहुत कॉमन है, चाइल्डहुड से ही 4-5 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, बल्कि छोटी एज में ज़्यादा कॉमन है, जैसे 15-20 साल की एज में, फिर और ऐसे ही ओल्ड एज में जो अस्थमा होता है वो तो डिफरेंट है। ओल्ड एज में जो अस्थमा यूजली होता है उसको COPD कहते हैं, स्मोकर्स में है। तो अस्थमा एक एलर्जिक प्रॉब्लम है जिसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्रग हैं वो इन्हेलेशन से ही दी जाती हैं। तो मेरे जो ये बेरोग ज़िंदगी प्रोग्राम है वो उसी को देखने के लिए कि लोगों में जो ये भय है अस्थमा इन्हेलेशन थेरेपी से वो कैसे दूर किया जाए उसी, क्योंकि ये जब हम तो कहते हैं कि इससे डरते हैं लोग, तो ऑन द अदर हैंड हम सिरप्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा बढ़िया है इन्हेलेशन थेरेपी। बल्कि मैं डॉक्टर गोयल से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो आपको बताएं इसके बारे में कि इसके इन्हेलेशन के क्या एडवांटेजेस हैं कंपेयर टू ओरल या इंजेक्शन थेरेपी से, ताकि फिर जब आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हों तो वो फिर पहले पेट में जाती है तो वहाँ मेडिसिन डिजोल्व करके फिर ब्लड में मिक्स होती है तो सारे बॉडी में चली जाती है जहाँ उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मेनली उसमें हार्ट रेट भी बढ़ सकता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, जब बोन्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। पर इन्हेलर्स का आप कह लिए बिल्कुल ना के बराबर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट रेगुलर भी लेता रहे तो इसकी धीरे धीरे, कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको सीजनली प्रॉब्लम होती है, जैसे हम रफली कहें दिवाली और बैसाखी के दिनों में होती है जब चेंज ऑफ वेदर होता है, तो उन पेशेंट को हम ड्यूरिंग दैट पीरियड ही ट्रीट करते हैं। पर कुछ पेशेंट होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर प्रॉब्लम रहती है, उसमें हम साल के साल मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं। मेरी खुद की सिस्टर है, शी इज़ ऑल्सो एस्थमेटिक, शी इज़ टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर लास्ट मोर देन 20 ईयर्स। मेरी नीस भी है। तो देखा जाए तो हर स्कूल में भी देखा जाए कम से कम 3 या 4 बच्चे हर क्लास में हैं जो इस बीमारी को सफ़र करते हैं। हम पेरेंट्स को गाइड भी करते हैं कि बच्चों को आप उनके जो बैग है उसमें भी इन्हेलर रख सकते हैं, उनको टीचर्स को, क्लास टीचर को भी इन्फॉर्म कर देते हैं एक बच्चे को ये बीमारी, अगर कोई किसी प्ले में पार्टिसिपेट करता है वो खेलने में, तो उस वक्त भी उसको ये तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है। तो हम बताते हैं कि उनको आप स्कूल में भी ऐसे इन्हेलर यूजली रखे होते हैं, सभी स्कूल में जो अच्छे स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, तो उनको हमारे बच्चों को फॉर्म भी भरवाते हैं कि अगर आपका बच्चा किसी ऐसी डिजीज़ से सफ़र तो नहीं कर रहा, तो वो ऐसी जो इन्हेलर्स है इट इज़ ईजी टू टेक एंड सबसे क्विक एक्शन हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमें ये अवेयरनेस मीडिया के थ्रू बहुत अच्छी लोगों में पहुँचती है कि इन्हेलर से डरना नहीं है, ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है, क्विक मेडिसिन है और इसके साइड इफ़ेक्ट कम है। इन्हेलर्स हैं 2 तरह के हैं मेनली। इन्हेलर्स ड्राई पाउडर इन्हेलर है, जिसमें कि जो मेडिसिन है पाउडर फॉर्म में है, उसके के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होता है जो रोटाहेलर या और भी तरह के डिवाइसेस अवेलेबल है मार्केट में दूसरी कंपनियों के। और एक है मीटर डोज, प्रेशर मीटर डोज इन्हेलर, जिसमें कि डोज इज ऑलरेडी देयर, फुल डोज इज देयर, 1 month डोज इज देयर, दैट इज इन द कैनिस्टर द प्रेशर फॉर्म दैट पेशेंट कैन टेक।
but the pressure meter dose है जो that is difficult for the young children and the adult these old peoples, but in that case that can be used with the help of spacers. So there are baby spacers and adult spacers are available. तो पेशेंट उनको स्पेसर के अटैच कर देते हैं इनहेलर्स को, तो उसके थ्रू ले सकते हैं. सो मेनली दो तरह की मेडिसिन है, ड्राई पाउडर एंड प्रेशर मीटर डोज इनहेलर्स आते हैं. इनहेलर से हम काफ़ी डेथ्स भी प्रिवेंट कर सकते हैं. आज से हम 20 साल पुरानी बात करें तो हम डेली ही ऐसे पेशेंट देखते थे जो हमें अटैक, जिसको बोलते हैं अस्थमा का अटैक आ गया, तो अटैक्स में पेशेंट आते होते थे हॉस्पिटल में. अब क्योंकि मेडिसिन इतनी अच्छी आ गई तो हमारे पास बहुत ही कम ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि अटैक्स में आते हैं, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा हो गया. तो देखा जाए अभी जो ज़्यादा डेथ्स हैं वो COPD जो कि स्मोकिंग रिलेटेड लंग डिजीज़ है उससे ज़्यादा डेथ्स हैं, पर अस्थमा से डेथ्स होती हैं, पर आज से जो 20-25 साल पहले जो इंसिडेंस था उससे बहुत कम हो गया, बिकॉज मेडिसिन आर ईजी टू टेक एंड ईजिली अवेलेबल ऑल्सो एंड पेशेंट कैन यूज़ एट होम ऑल्सो. आज अगर नेबुलाइजेशन आपने सुना होगा, उसमें सेम मेडिसिन होती हैं, वो इट कैन बी पुट इन द नेबुलाइजर. वो पेशेंट को रात को, यूजली अस्थमा में क्या होता है, पेशेंट को रात को ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं जिसमें हम नाइट टाइम सिम्टम्स बोलते हैं. तो कई बार उस टाइम पेशेंट जा भी नहीं पाता और अवेलेबल भी नहीं होते डॉक्टर्स, क्योंकि वही हॉस्पिटल में जहाँ 24 आवर सर्विस है वहीं जा सकता है. तो उनको हम गाइड करते हैं कि वो इनहेलर्स है अपने घर पे भी रखे और साथ में नेबुलाइजर की हेल्प से ऐसे पेशेंट काफ़ी अपनी लाइफ सेव कर लेते हैं. क्योंकि वैसे तो अस्थमा में एज सच जो सीवियर अटैक से बहुत कम होते हैं, पर जो बहुत क्रॉनिक पेशेंट है जिनमें और कोई इन्फेक्शन साथ में आ जाते हैं, उन पेशेंट्स में डेथ्स का रहता है. पर जो डेथ्स का रेट है एज सच वो COPD जो स्मोकिंग रिलेटेड लंग डिजीज है उसमें बहुत ज़्यादा है. एक्चुअली जो इनहेलर है उनका जो एक्शन है, जो इसको हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं, कि वो बिल्कुल इंट्रावेनस इंजेक्शन की तरह है. जैसे आपने इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया वेन में, इमीडिएट असर हो जाता है उसका, और कुछ देर बाद ड्रग जो है वो उसका वो हो जाता है, तो पीक एक्शन इमीडिएट आ जाता है विद इन ए मिनट एक तरह से. तो उसी तरह इनहेलर का है. तो इसीलिए इसको एमरजेंसीज में खास करके जो आपने कहा ना, तो अटैक जब भी हुआ उसकी प्रिवेंशन के लिए अगर आप प्रॉपर इनहेलर ले सको, उस टाइम पे कई बार मुश्किल होता है इनहेलर देना. तो इसीलिए जैसे बताया तो नेबुलाइजर देते हैं, फिर नेबुलाइजर मशीन के साथ इनहेलेशन देना है. जो हाँ मेरा क्वेश्चन वो ये था कि वॉकिंग इंसिडेंस है एक्चुअली कुछ है नहीं, ऐसे डेथ तो देखिए जो अस्थमा है, सडन अस्थमा अटैक से डेथ होती हैं, अब भी हो जाती हैं, बल्कि वो इसी कारण हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि वो अवेलेबल होने चाहिए, इवन स्कूलों में अवेलेबल होने चाहिए. ऐसे केसेस भी आपको मिल जाएंगे कि बच्चा किसी को अटैक हुआ, वो सडनली वो एक हमारे एक्चुअली PJ के प्रोफेसर ही थे, उनके रिलेशन में ऐसे चाइल्ड को डेथ हो गई थी 2-4 साल पहले की बात है, कि वो एकदम अटैक हुआ और विद इन फ्यू मिनट्स मेरे ख्याल में वो कोलैप्स हो गया. जब तक उसको हॉस्पिटल में लेके गए तब तक काफ़ी उसका डैमेज हो चुका था उसके ब्रेन को. तो इस प्रिंसिपल से चलना पड़ता है. देखो अस्थमा जो है ना, उसमें बहुत किस्म के ट्रिगर्स होते हैं. अस्थमा की टेंडेंसी वैसे तो इनहेरिटेड होती है कि जो अगर पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चों को भी अस्थमा होने के चांस ज़्यादा होता है, लेकिन वो ट्रिगर होता है जिसमें कि कोई इन्फेक्शन होगी, उसके बाद अस्थमा का अटैक हो जाएगा. आपने कॉमनली सुना होगा कि गला खराब हुआ, जुकाम छिंके ये वो वही, उसके बाद अस्थमा का अटैक हो गया. ऐसे ही फिर क्या होता है कि पोल्यूशन से सडनली आप किसी मॉर्निंग में वॉक के लिए गए, बड़ी फॉग है, या इवनिंग में स्मॉग में आपने सैर किए करने के लिए गए और एकदम अटैक हो गया अस्थमा. सो पोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अस्थमा को ट्रिगर करने का. लेकिन ये भी ज़रूरी भी नहीं है कि पोल्यूशन के कारण ही हो. दुनिया में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पोल्यूशन एक्चुअली सबसे कम है. यूरोप में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे अस्थमा का इंसिडेंस और भी ज़्यादा है, यहाँ से भी ज़्यादा है कई जगह पे, क्योंकि वो एलर्जिक प्रॉब्लम है. ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ट्रीज़ के, ग्रासेस के जो हैं, कई किस्म के ग्रासेस आते हैं जो बारिशों में उसके बाद पैदा हो जाते हैं. ये कांग्रेस ग्रास है इसके, तो ये सारे इनके पॉलन ग्रेन्स हैं जो उनसे भी अस्थमा का अटैक हो सकता है. बड़ा सी जो है ना, ये एक तरह से कंट्रोल करने के लिए है अस्थमा को, इम्यूनिटी मतलब कंट्रोल करने के लिए है, उसको एक बार ट्रीट करने के लिए भी है. लेकिन जो अस्थमा को हम ये कहें कि खत्म हो जाएगा, बिल्कुल कभी नहीं होगा. ये अभी तक ऐसा एलर्जी का कोई, किसी भी एलर्जी का, अस्थमा भी एलर्जिक प्रॉब्लम है, इवन जो नेजल एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, तो उसका परमानेंट इलाज अभी तक
कोई ऐसा नहीं है, अपने आप ना हो तो ना हो। ऐसे भी होता है कई बच्चों में जैसे अटैक होते रहते थे, उसके बाद खत्म हो गया, कई साल नहीं हुआ, 5 साल नहीं हुआ, 10 साल नहीं हुआ। ऐसे भी केसेस मिलेंगे आपको जो फिर कहते हैं कि जी बचपन में तो होता था पर अब 30 साल की उम्र में फिर शुरू हो गया, ऐसे केसेस भी आ जाते हैं। तो ये इसी को कंट्रोल करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि इनहेलर कंटिन्यूस चलना चाहिए। अगर कंटिन्यूस रखो तो उससे जो अस्थमा के अटैक्स होने का और अस्थमा के परसिस्ट करने का जो चांस है वो काफ़ी कम हो जाता है। इनहेलर है वो हम यूजली 4 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा समझ सकता है, बोल सकता है, ही कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमें इंस्पिरेटरी प्रेशर चाहिए था, बच्चे को थोड़ा जोर लगाना होता है जिससे कि मेडिसिन सांस के साथ अंदर जाती है। तो हम 4 साल से ऊपर के बच्चे को हम ड्राई पाउडर इनहेलर दे सकते हैं। पर जो 4 साल से छोटा बच्चा है, जब बहुत ओल्ड एज में, उसमें हम जो प्रेशर वाला इनहेलर होता है मीटर-डोज, वो यूज़ करते हैं। उसको हम छोटे बच्चों में विद मास्क से, बेबी मास्क आता है उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं, और बड़ों में भी वैसे ही स्पेसर लग जाता है। तो आप कह सकते हो जो स्पेसर है, हम जो इनहेलर है प्रेशर डोज, वो किसी भी एज में यूज़ कर सकते हैं, पर ड्राई पाउडर के लिए हम 4 साल से कम में यूज़ नहीं करते, उससे ऊपर यूज़ करते हैं। मेडिसिन में आप कहते हैं भाई कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं बना, लेकिन ऑल्टरनेट मेडिसिन कहती है कि हमारे पास है इस चीज़ का इलाज, तो उसका आपके मतलब मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूँगा क्योंकि 2 अलग-अलग पद्धतियाँ हैं। नहीं, वो ठीक है, क्योंकि जो हम कह देते हैं इसका देसी इलाज है, जैसे पहले आपने सुना होगा हिमाचल में कहते हैं ऐसे जगह एक पानी है, पानी पी लो, तो बाद में वो स्टडीज़ में देखा गया कि वो उसमें स्टीरॉयड ही मिक्स होते थे। तो क्योंकि हाँ, जो पुड़िया वाले हैं, जो कुछ लोग कह देते हैं, तो उसमें वो ऐसी कोई ना कोई मेडिसिन होती हैं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे क्योंकि होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है। पर मैं आपको सच बताऊं, लुधियाना में भी, यहाँ पे भी काफ़ी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो हमारे पास आते हैं, उनका ट्रीटमेंट वो लेते हैं। अगर होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट हो तो हमसे ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, बिकॉज देखा जाए तो इसका ट्रीटमेंट जो बेस्ट ट्रीटमेंट तो यही है। ठीक है, कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर होता है। कुछ लोग कहते थे हैदराबाद में एक, आपने सुना अगर स्मॉल फिश है वो एकदम से डायरेक्टली मुंह में डालते हैं, तो फ्यू थिंग्स आर देयर जिनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, उनको लगता है ये मैंने कर लिया तो मैं ठीक हूँ। क्योंकि जो अस्थमा की बीमारी है साइकोलॉजी से भी इफेक्टेड होती है। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, किसी को टेंशन है, तो वो भी अस्थमा के अटैक्स करती हैं। जो पेशेंट है वो सुबह लेके चले तो उसको पूरा दिन अटैक की मतलब पॉसिबिलिटी जिसको ज़्यादा रहती हो, वो मतलब एक बार इनहेल करके जाए तो वैसे ही ले सकता है वो, है या सिर्फ उसी वक्त ले ले जब आप प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, इनहेलर्स को हम जिसको, जब अस्थमा एक ऐसी बीमारी है, इसमें जब पेशेंट को बीमारी है या अटैक है तो उसमें ट्रीटमेंट थोड़ा कॉन्टीन्यूस ही लेना पड़ता है। पर देर आर 2 टाइप्स ऑफ इनहेलर, जिसको हम प्रिवेंटर एंड रिलीवर बोलते हैं। तो यूजली हम प्रिवेंटर तो पेशेंट लेता ही लेता है, उसको गाइड करते हैं, पर इन बिटवीन प्रिवेंटर लेते लेते भी पेशेंट्स को कई बार अटैक्स आ जाता है। सडनली कोई एक्सपोजर ऐसा हो गया, जाके एकदम से गैस, कोई धुआं, कोई एसिड, उससे अटैक्स आ जाते हैं। सडनली पेशेंट बाहर गया, या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा बोलते हैं, कोई बच्चा है भाग रहा है, जब किसके कोई बस कैच करने के लिए रन करता है तो एकदम से अटैक्स आ जाता है। तो उसके लिए हम एडवाइस करते हैं उसको भी, प्रिवेंटर तो घर पे रख सकता है, पर रिलीवर को उसको पेशेंट को गाइड करते हैं, वो अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। नहीं, मैंने बताया साइड प्रिवेंटर का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है, वो जो इनहेलर है, क्योंकि 30% ही लंग्स में जाता है, बाकी तो कुछ गले में रह जाता है, कुछ पेट में चला जाता है। तो जो डिपॉजिट हो जाती है मेडिसिन गले में, उससे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जो आवाज़ भारी हो जाती है, तो उसके लिए अगर स्पेसर से ले तो भी साइड इफेक्ट कम हो जाता है। जब हम पेशेंट्स को बताते हैं, जब बच्चे को बताते हैं, उसके ऊपर पानी पी ले या गार्गल कर ले तो साइड इफेक्ट कम किए जा सकते हैं। किस चीज़ में? नहीं, अस्थमा का तो ऐसा हम देखें तो ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड। जैसे सर ने बताया, इवन द क्लीनेस्ट कंट्री में भी है, न्यूजीलैंड में हम कहते हैं वर्ल्ड का क्लीनेस्ट कंट्री, वहाँ पे अस्थमा के इंसिडेंस बढ़ते हैं, क्योंकि वो कारण काफ़ी रहते हैं। जैसे वो इंडोर रहते हैं ज़्यादा, कुछ उनका ह्यूमिडिफाइंग सिस्टम है, या कारपेट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे पेट्स है, हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं भी कारपेट्स ना हो, कर्टन हैवी ना हो। जैसे ब्लैंकेट वगैरह हम यूज़ करते हैं, उसमें भी डस्ट माइट्स आर देयर। सो ये प्रिवेंटिव है, जिससे कि हम अस्थमा का अटैक्स कम कर सकते हैं, जिसको हम ट्रिगर्स बोलते हैं। जब घर में अगर कोई क्रॉनिक अस्थमा बच्चा है, जब 2 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनको एडवाइस करते हैं अगर उन्होंने पेट रखा हुआ तो दे शुड कीप इट आउट ऑफ द हाउस। ट्राई सिटी में जो रहती है, पर अभी तक कोई ऐसा, जो कई किस्म की नई नई ड्रग्स आ रही हैं आजकल, जो कि इम्यूनिटी के लेवल पे एक्ट करते हैं, कई बायोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं जो इंजेक्शंस हैं कि लगाने के लिए, तो ऐसे अटैम्प्ट्स तो चल रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, पर अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि उसको ख़त्म किया जा सकता। इन प्रोग्राम से ज़्यादा अच्छा है कि इसको रिसर्च पे लगाया जाए।
नहीं, सभी कुछ का अपने अपनी इंपॉर्टेंस होती है। प्रोग्राम मतलब कि एक कोई किसी का कोई इंटरेस्ट है, किसी का कुछ इंटरेस्ट होता है, तो सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। कैंसर को टेम कर लिया इंडिया ने।